स्टूडेंट्स इसका एक और क्वेश्चन देखिए बैंक रिकन्सिलिएशन का। ऑन 30 जून 2016 द बैंक कॉलम ऑफ अनिल्स कैश बुक। अनिल की जो कैश बुक का बैंक कॉलम है उसका जो बैलेंस शो हो रहा है वो हो रहा है 8250 का। ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, जब कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को चेक किया गया तो क्या क्या पाया गया उसमें कि जो टोटल चेक थे, आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग 8000 इशू, जो 8000 रुपये के चेक इशू किए गए थे उसमें से जो था चेक अमाउंटिंग 5800 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो पेमेंट जो है 5800 का ही, यानी कि प्रेजेंट जब हुए बैंक में तो इतने ही जो है पेमेंट हुई है। 8000 में से 5800 का ही पेमेंट हो पाया क्योंकि उतने ही प्रेजेंट हुए बैंक में। और बाकी के कितने अमाउंट बचते हैं, 2200 के ऐसे चेक हैं जो प्रेजेंट ही नहीं हुए, मतलब पेमेंट के लिए गए ही नहीं। और हम अपने यहाँ कैश बुक में क्या करके बैठे हैं कि भाई हमारे यहाँ से तो हम माइनस करके ये सोच के बैठे हैं कि पूरे 8000 की पेमेंट हो गई, क्योंकि हमने तो चेक इशू कर दिया, चेक लिख के दे दिया उसको कि भाई आप बैंक से पेमेंट ले लो जाके। लेकिन वो लोग जो हैं उन्होंने, जिनको भी हमने क्रेडिटर्स को अपने चेक इशू करे थे, पेमेंट करी थी, वो लोग बैंक ही नहीं गए, सारे चेक लेके इतने ही गए हैं, बस 5800 के चेक ही बैंक गए हैं। और बाकी के जो थे 2200 के ये रह गए, ये बैंक में जब प्रेजेंट ही नहीं हुए तो क्या हुआ, पेमेंट ही नहीं हुई। तो हमारे यहाँ से तो हमने कैश बुक में जो कॉलम है वहाँ पर हमने माइनस कर रखा है पूरा का पूरा 8000, ये सोच के कि पेमेंट हो गई। हमने अपना यहाँ देखो कैश बुक है, एक तो कैश बुक है और एक जो है बैंक की पासबुक है, बैंक पासबुक। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक पासबुक का मतलब जो बैंक के अंदर की ट्रांजैक्शन है, जब आपका कोई बैंक अकाउंट होता है या आपके फादर मदर का या फैमिली मेम्बर का तो कोई बैंक अकाउंट होता है, तो आप देखना जो ट्रांजैक्शन बैंक के अंदर होती हैं, कोई चार्जेस कटे हैं एसएमएस चार्जेस के या कोई बैलेंस क्रेडिट हुआ है तो आपको वहाँ पर सारी डेट के साथ दिख जाएगा क्रेडिट डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो बैंक पासबुक के अंदर आपको वो होती है पासबुक। अब कैश बुक यहाँ पर बिजनेस की बनती है, आपको कैश बुक भी पता है कि कैश बुक के कौन से साइड्स होते हैं, डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है, जिसमें डेबिट साइड में हम सारी रिसीट लिखते हैं और पेमेंट साइड क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। ठीक है, तो अब हमारा जो कैश बुक का बैंक कॉलम है ना, उसका डिफरेंस उसको हमें मैच करना था बैंक की पासबुक से, जो कि नहीं हो रहा क्योंकि भाई कुछ चेक, जो हमने जितने चेक लिखे तो उसमें से कुछ ही बैंक गए हैं, बाकी के गए ही नहीं। तो वहाँ पर तो अमाउंट ज़्यादा हो रही है और अपने पास कम हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमने क्या करा, पूरे 8000 माइनस करके हम बैठे हैं। ठीक है, हमने क्या करा कि कैश बुक में हम पूरे 8000 ये मान के बैठे हैं कि भैया हमारी तो पेमेंट हो गई, हमने तो चेक इशू कर दिया इतने बंदों को 8000 रुपये के। लेकिन बैंक में तो गए नहीं ना, बैंक में कितने के गए, 5800 के ही, तो बैंक से तो बस इतना ही कम हुआ। तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो तो बैंक से कम हुआ ही नहीं और हमारे पास से कम हुआ है, तो अपने पास से ऐड कर लो उसको। जब हम अपने पास उसको वापस से ऐड कर लेंगे तो बैंक से वो टैली हो जाएगा। देखो 5800 ही तो हम बैंक ने कम करे अपने पास से और हमने अपने पास से 8000 कम कर रखे हैं। तो इसका जो डिफरेंस अमाउंट हमने अभी निकाला है 2200 का, इसको हम क्या करेंगे, अपने यहाँ प्लस वाले आइटम में वापस लिख देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक का डेबिट साइड। ठीक है, DR लिख देंगे क्योंकि हमें जो इसका बैलेंस दे रखा है बैंक कॉलम का, कितना दे रखा है, 8250 रुपीज़। देखो ये वाले जो है हमारे क्या है, प्लस के आइटम है, प्लस आइटम्स, और ये वाले हमारे कौन से हैं, माइनस आइटम। दो कॉलम बनते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन में, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ठीक है, फिर हम इसमें हमारे ऐड आइटम में हम क्या करेंगे, उसी डिफरेंस अमाउंट को जो हमने अभी भी यहाँ निकाली थी, हम पहले ज़्यादा माइनस करके बैठे थे ना, लेकिन बैंक ने तो अपने यहाँ से, जो बैंक कर रहा है वैसे ही अपने यहाँ करो, बैंक ने तो अपने यहाँ से 5800 ही माइनस करे हैं, तो आपको भी अपने यहाँ से क्या करना है, वापस से 2200 ऐड कर लेना है, क्योंकि आप तो ज़्यादा माइनस करके बैठे हो ना, तो अब इसको ऐड करो वापस। तो यहाँ पर लिख दो चेक issued but not presented for payment up to 30th June 2016। ठीक है, 8000 में से 5800 माइनस करा तो जो 2200 का बैलेंस है वो हम उसको यहाँ पर अपने यहाँ ऐड कर लेंगे, इसलिए क्योंकि हमें उतना ही माइनस अपने यहाँ रखना है जितना कि बैंक ने किया है, और बैंक ने कितने के चेक की पेमेंट करी है, 5800 की, तो हमने ज़्यादा माइनस करा था इसलिए अब हमने उसको रिवर्स ऐड कर लिया। ठीक है, सेकेंड वाली देखिए, आउट ऑफ टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 6000 सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। अब यहाँ पर 6000 की जो चेक थे
वो कलेक्शन के लिए बैंक भेजे गए, ठीक है। चेक ऑफ 4100 वर क्रेडिटेड इन द पासबुक। अब 6000 रुपये हमें हमारे अकाउंट में आने चाहिए थे, लेकिन आए कितने 4100, क्योंकि कलेक्शन के लिए हमने भेजा था 6000 के, तो हमने अपने यहाँ पर 6000 हम पहले ही ऐड करके बैठे हुए थे। लेकिन चेक ऑफ 4100 वर क्रेडिटेड, लेकिन हमारे अकाउंट में पैसे कितने आए 4100 ही क्रेडिट हुए, ठीक है। पासबुक का मतलब क्या होता है, बैंक, बैंक के अंदर ही हमारे जो पैसे आए, पासबुक बैंक की तो होती है ना, इस तरीके से समझो। तो हमारे अकाउंट में आए कितने क्रेडिट हुए 4100, और हमने अपने यहाँ पे कितने ऐड कर रखे हैं 6000 के, ठीक है। तो ये जो 6000 के इनका डिफरेंस अमाउंट कितना आएगा, 6000 हम अपने यहाँ पे मान के बैठे हैं, हमारे पास 6000 रुपये आ गए, हमने ये मान लिया, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास हमारे बैंक अकाउंट में आए कितने 4100, तो हमने जितने ज़्यादा ऐड करके बैठे थे अब उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंस अमाउंट आपका आता है 1900 का। तो ये जो 1900 है ये आपको अपने लेस वाले आइटम में, यहाँ पर लेस वाले आइटम का लिख लो, लेस, इसमें लिख देंगे चेक सेंड फॉर कलेक्शन, check sent for collection but not credited by the bank up to, जो भी डेट उसमें दी हुई है क्वेश्चन में, अप टू 30 जून 2016, और इसका जो डिफरेंस अमाउंट है वो माइनस करके लिख दो। आपको पता चल गया ना कि हमने माइनस क्यों करा है, क्योंकि भाई हमारे जो बैंक में क्रेडिट हुआ है अमाउंट वो हुआ है 4100, ठीक है। और हमने पहले ही अपने यहाँ पर 6000 ऐड, हमने अपने यहाँ पे ये मान लिया कि हमारे पास 6000 रुपीज़ आ गए, जबकि हमारे अकाउंट में आए 4100 ही। तो जो डिफरेंस अमाउंट हमने ज़्यादा अपने पास लिख रखा था उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस टैली होगा। बैंक की पासबुक में 4100 ऐड हुए हैं, हमने अपने यहाँ पे 6000 ऐड कर रखे हैं, तो अब हमें इसका जो डिफरेंस अमाउंट कितना आया था 1900 का, वो हमें लेस वाले आइटम में लिख के इसको माइनस करना पड़ेगा जितना एक्सेस हमने लिख रखा है। अब नेक्स्ट है, ऑन 20 जून अ कस्टमर डिपॉजिटेड 3500 डायरेक्ट इन द बैंक अकाउंट। कोई कस्टमर था भाई, उसने डायरेक्ट जाके बैंक में जमा कर दिया, उसको पेमेंट देनी होगी हमें, वो हमारा डेटर था, डेटर मतलब देनदार, तो उसको वो हमें पेमेंट देगा। तो उसने क्या किया, पेमेंट देने के लिए डायरेक्ट ही उसने अकाउंट में हमारे डाल दिए पैसे, बट इट वॉज एंटर्ड ओनली इन द पासबुक, मतलब ट्रांजैक्शन जो बैंक में हुई वो पासबुक में तो प्रिंट होके आ गई, बट जो हमारा कैशबुक का बैलेंस, कैशबुक जो हम मेंटेन कर रहे हैं बैंक कॉलम, उसके अंदर नहीं एंटर हुआ। तो भाई जब कोई चीज़ वहाँ पर प्लस हो गई, उन बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, क्रेडिट हो गए, तो हमारे पास उसकी एंट्री नहीं है, तो अब हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड वाले आइटम में लिख देंगे यहाँ पर डायरेक्ट डिपॉजिट by the customer in the बैंक। अमाउंट कितना है आपका 3500 का, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेबिट साइड ऑफ अनिल्स कैश बुक, फोर्थ, डेबिट साइड ऑफ अनिल्स कैश बुक मतलब कि बैंक कॉलम हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय 100 रुपीज़। देखो ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। कैश बुक के दो कॉलम होते हैं, आपको मालूम है, ठीक है। ये कैश बुक है, कैश बुक, इसके दो कॉलम होते हैं, ये होता है रिसीट और ये होता है पेमेंट, ठीक है। ये होता है डेबिट साइड और ये होता है क्रेडिट साइड। ये क्या है, डीआर की साइड में क्या होता है, रिसीविंग्स आती हैं, और सीआर की साइड में पेमेंट होती हैं सारी, यानी पैसा यहाँ से जाता है और पैसा यहाँ पे आता है, यही तो है। तो अब ओवरकास्ट और अंडरकास्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा लिखी गई वो हो गई ओवर मतलब ज़्यादा, और अंडर मतलब कम, इस तरीके से आप समझ लो। तो जो डेबिट बैलेंस है ना कैश बुक का, ये डेबिट बैलेंस यानी प्लस वाला जो साइड है, ये ज़्यादा लिखा गया 100 रुपीज़ से, यही तो है। देखो ये लिखा डेबिट साइड ऑफ अनिल्स कैश बुक बैंक कॉलम, यानी बैंक कॉलम जो कैश बुक का है वो हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ से अगर ज़्यादा लिखा गया तो इसे कम कर दो, लेस वाले आइटम में डाल दो। जो चीज़ हमसे गलती हुई है उसे हमें करेक्शन ही तो कर रहे हैं हम बैठ के। तो अब यहाँ पर हमने इसको क्या करा, जो डिफरेंस अमाउंट था, यानी कि ये 100 रुपीज़ का जो डिफरेंस आ रहा था ज़्यादा लिखने की वजह से, ओवरकास्ट की वजह से, उसको अब हम लेस आइटम में करके उसको बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दो डेबिट
डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, लिख देंगे यहाँ पर 100। ठीक है, नेक्स्ट है नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द कैश बुक फॉर द रेंट ऑफ ₹800 पेड बाय द बैंकर्स। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, कोई भी एंट्री पास नहीं हुई है कैश बुक के अंदर, किस चीज़ की, रेंट की, जो कि बैंक ने पे करा है। ठीक है, बैंक ने डायरेक्ट ₹800 जो है वो बैंकर्स कौन होते हैं, जो बैंक में काम करते हैं, बाय द बैंकर्स, तो बैंकर ने जो है ₹800 रेंट के डायरेक्टली पे कर दिए, लेकिन कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई। तो रेंट पे करने से क्या हुआ होगा, बैंक से पैसे कटे होंगे। किसी का पेमेंट अगर हो रहा है बैंक के थ्रू तो पैसे कटेंगे ना, अकाउंट से कम हो जाएंगे। तो बैंक से तो 800 रुपये कम हो गए, लेकिन हमारे कैश बुक में तो हुए ही नहीं। बैंक के कॉलम में जाके हमारा जो कैश बुक का बैंक कॉलम है उसमें तो माइनस नहीं हुए, तो कर दो माइनस। तो माइनस वाले में लिख देंगे यहाँ पर रेंट पेड बाय बैंक। ठीक है, यहाँ पे लिख दो 800 ही तो है ना। द पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹320 फॉर इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट के क्रेडिट हुए हैं, क्रेडिट का मतलब बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आए हैं ₹320 इंटरेस्ट के, ब्याज के। ब्याज देती है ना बैंक, अगर उस अकाउंट में पैसा होता है तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो वही इंटरेस्ट जो है अकाउंट में आया है। तो पासबुक का मतलब तो वही हुआ, बैंक अकाउंट की पासबुक होती है। तो पासबुक में जो ट्रांजेक्शन शो हो रही है वो क्रेडिट की हो रही है ₹320 के इंटरेस्ट की। तो अगर बैंक में कोई चीज़ प्लस हुई है और अपने यहाँ तो कैश बुक के बैंक कॉलम में तो हुई नहीं, तो हमारे यहाँ तो बैलेंस कम चल रहा है कैश बुक के बैंक कॉलम में, लेकिन जो एक्चुअल में बैंक अकाउंट का के अंदर है वो ज़्यादा हो गया। तो अगर वहाँ ज़्यादा हो गया तो हमें भी अपने यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ऐड वाले आइटम में ऊपर वाले में लिख देंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹320। ठीक है, तो ये वाली अब नेक्स्ट है इसकी। देखो ₹40 जो है वो डेबिट हुए हैं बैंक से जो ₹40 हैं, डेबिट ऑफ 40 फॉर बैंक चार्जेस। ठीक है, बट दीज हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। ये जो ₹40 हैं जो डायरेक्टली बैंक से माइनस हो गए, डेबिट हो गए, वहाँ से कम हो गया बैलेंस, लेकिन अपने कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वहाँ से कम नहीं हुआ, तो कम कर देंगे, फुल लेस में कर देंगे इसको। 4th पॉइंट है हमारा बैंक चार्जेस। जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो करते करते ये सारे याद हो जाएंगे आपको। जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते ना उनको अभी लग रहा होगा कि ये क्या प्लस माइनस हो रहा है, लेकिन जो लोग कर रहे होंगे ना क्वेश्चन, ये सेम ही ट्रांजेक्शन रिपीट हो रही है, बस आपको दिमाग से ध्यान रखना है। और वैसे भी थ्योरी वाले पार्ट में भी अगर आप देखते हो ना, जो मैंने कॉजेज़ वाली वीडियो अपलोड करी है किन किन कारणों से, तो वो अगर आपने देख लिया उसी के अराउंड सारे क्वेश्चन तो घूम रहे हैं, उससे ज़्यादा अलग कुछ नहीं जा रहा। वो 7-8 जो है कॉजेज वही आप ध्यान से समझ लो कि हाँ कहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, कहाँ पे माइनस कर रहे हैं, कहाँ पे बैंक बैलेंस कम हो रहा है, कैश बुक से कम नहीं हो रहा लेकिन बैंक से कम हो गया। अगर बैंक से कोई चीज़ कम हो गई, पेमेंट करने पे कैश कम हो गया बैंक के अंदर से, तो अपने यहाँ से भी तो कम करना पड़ेगा, अपने यहाँ का बढ़ा हुआ है बैलेंस। पर्पज़ क्या है, इक्वल करना, मैच करना दोनों के बैलेंस को, कैश बुक का बैंक कॉलम और बैंक अकाउंट की पासबुक का जो बैलेंस है दोनों को मैच करना है बस। तो अगर वो डिफरेंस किसी भी वजह से आ रहा है तो प्लस माइनस हमें करना है स्टेटमेंट के अंदर, तभी तो उसका बैलेंस जो है वो मैच होगा। अब हमें इसका टोटल लगा देना है, इसका टोटल कर लो, इसका कर लो। ठीक है, टोटल करके देख लो इसका 8250 2200 3500 320, इसको ऐड कर लेंगे, ये हमारा आ गया 14,270। इसको ऐड कर लो 1900 और 100 हो गया आपका 2840। दोनों साइड का हमने टोटल लगा लिया। अब हमें इसमें से इसको माइनस कर दो आप। ठीक है, तो बैलेंस आ जाएगा यहाँ पर, बैलेंस ये नीचे का रफ काम भी इसके अंदर आ जा रहा है, बैलेंस एज पर पासबुक कितना आया, इसमें से इसको माइनस कर दो। ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे, बैलेंस आ रहा है 11,430 रुपीज़। ये इस तरीके से है, देख लीजिए। मैंने इसका एक क्वेश्चन और अपलोड किया है बैंक रिकन्सिलिएशन का, वो भी आप देख लीजिए, और भी मैं अपलोड कर दूंगी 2-3 क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस करेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से कर रहे हैं क्वेश्चन को। इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना बैंक रिकन्सिलिएशन आपको लगता है। स्टूडेंट्स के लिए बैंक रिकन्सिलिएशन तो मतलब ऐसा है कि
लगता है उनको कि बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर है, बट इतना भी नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, समझ आ जाएगा कौन से प्लस करने, कौन से माइनस करने, क्यों करने। पर्पस तो आपको समझ में आ गया ना कि भाई बिजनेसमैन की कैश बुक होती है, उसके अंदर बैंक का कॉलम होता है, ठीक। वो वाला जो बैलेंस है वो आपको किससे मैच करना है, बैंक अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन की पासबुक होती है, जो भी बैंक के अंदर प्लस माइनस हो रहे हैं, डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं, वो सारे पासबुक में तो आपको पता है वो होते हैं। तो पासबुक का जो बैलेंस है वो अपनी कैश बुक के बैलेंस से मैच करना है। वो नहीं मैच हो रहा है क्योंकि डिफरेंसेस जहाँ पर भी आ रहे हैं कि बैंक में कोई पेमेंट, बैंक में कोई अमाउंट जमा हो गई, हमारे पास नहीं हुई, हमारे पास तो बैलेंस, हमें उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो अपने यहाँ पे उसको प्लस करना पड़ेगा। बैंक से कोई माइनस हो गया पेमेंट का और अपने यहाँ से नहीं हुआ, तो भाई जब बैंक से कम हो गया तो आपको भी तो कम करना पड़ेगा। और कोई चीज़ बैंक में प्लस हुई है तो आपको भी प्लस करनी पड़ेगी। या कोई चेक है, हमने अपनी तरफ जो है ज़्यादा माइनस करके बैठे हैं, जबकि बैंक से जो है कम ही माइनस हुआ है, यानी बैंक में से पेमेंट कम कटी है और हमने अपने यहाँ से ज़्यादा मान के बैठ गए कि भाई हमने तो सारे क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, जबकि पेमेंट हमारा कम का हुआ है। तो जो जितना ज़्यादा हम माइनस करके बैठे हैं, अब हमें उस डिफरेंस अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा। या हमने ये मान लिया कि भाई कोई ज़्यादा अमाउंट हमारे पास कलेक्शन के लिए चेक्स आए और हमने सबको ये अज्यूम कर लिया सारे का सारा पैसा हमारे क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट में, हमारे पास सारे आ जाएंगे पैसे अकाउंट के अंदर, क्योंकि हमारे जो डेटर्स हैं, देनदार हैं, वो हमें पेमेंट करके चले गए और सारा का सारा हमें क्रेडिट हो गया। लेकिन उसमें से कुछ ही तो क्रेडिट हुआ और हमने अपनी कैश बुक में एंटर करके बैठ गए कि हाँ हमारा सारा आ गया, तो सारा नहीं आया भाई। तो जितना डिफरेंस अमाउंट है वो फिर आपको माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि उधर पासबुक में तो आपके कम आए हैं अमाउंट, पासबुक में आपके आए हैं 3,000 रुपये और आप जोड़ के बैठे हो अपने पास 5,000 रुपये, तो 2,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा जोड़ रखे हैं, तो आप उसे माइनस करो। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन से आइटम का डिफरेंस प्लस माइनस में जाता है। या बैंक के कोई चार्जेस कटे हैं बैंक अकाउंट से और कैश बुक में उसका कुछ भी एंटर नहीं हुआ हुआ, तो भाई जब वहाँ से माइनस हुआ है तो आप भी अपने यहाँ पे उसको लेस करो बैंक चार्जेस को। या कोई इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट में डायरेक्ट इंटरेस्ट आ गया, पैसा आ गया डायरेक्ट ब्याज का, कैश बुक में इधर कुछ भी मेंशन ही नहीं है, तो वहाँ भी प्लस करो फिर इंटरेस्ट को, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इंटरेस्ट बैंक में क्रेडिट हो रहा है तो आपको भी अपने यहाँ कैश बुक में उसको प्लस में आइटम में उतना डिफरेंस अमाउंट डालना पड़ेगा। या कोई बैंक के चार्जेस कट रहे हैं, डायरेक्टली अकाउंट से कट रहे हैं, आपके यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, तो उसको माइनस करो अपने यहाँ से भी, क्योंकि आपका अमाउंट ज़्यादा हो रहा है बैलेंस उसका और बैंक की पासबुक का जो है वो कम हो गया, वहाँ से पेमेंट हो गई तो घटे गई। पेमेंट से पैसा घटता है ना और रिसीविंग से पैसा बढ़ता है, तो इस तरीके से आपको समझना है। तो आपके बैंक्स में कोई डायरेक्ट बैंक अकाउंट में कोई जाके डायरेक्टली डिपॉजिट कर रहा है पैसे, तो आपका तो बैलेंस बढ़ गया बैंक अकाउंट का, लेकिन जो एक्चुअल में कैश बुक के अंदर जो कॉलम बना रहे हो बैंक का, वहाँ तो बढ़ा ही नहीं, वहाँ पे तो पता ही नहीं आपको कि बैंक में कस्टमर गया था डायरेक्ट जमा करके आ गया पैसे, तो अभी आपको भी प्लस करना पड़ेगा वो, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा एक्चुअल सिनेरियो, कि आपको खुद के ऊपर रख के सोचना पड़ेगा कि भाई बैंक में अगर मेरे पैसा आ रहा है और मैं कैश बुक बना रहा हूँ या बना रही हूँ, तो उस केस में जो डिफरेंस आ रहा है उसको आपको देखना है कि बैंक में अगर पैसा आ गया है और आपके पास उसकी एंट्री नहीं है, तो आपको भी तो करनी पड़ेगी, मतलब उतना पैसा आपको ऐड करना पड़ेगा प्लस वाले आइटम में, तब जाके, क्योंकि आपके पास तो भाई 3,000 पड़ा है बैलेंस और बैंक अकाउंट में 5,000 हो गया, तो जो 2,000 का डिफरेंस आ रहा है अपने यहाँ पे उसको प्लस करो, तब जाके वो इक्वल होएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई वहाँ पर माइनस हुआ 1,000 रुपीज़, सपोज करो इंटरेस्ट के कुछ चार्जेस के कुछ माइनस हो गए 1,000, ठीक है, और आपके यहाँ से तो कुछ माइनस ही नहीं हुआ, आपका बैलेंस 3,000 ही है और वहाँ पर जो है बैंक का बैलेंस 2,000 दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ से तो 1,000 लेस हो गए, तो अपने यहाँ से भी 3 में से 1,000 लेस करो ताकि वो भी 2 हो सके, वहाँ का 2 है तो यहाँ का भी 2 करो उसको 1,000 को लेस करके, ठीक है। इसके और भी क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगी स्टूडेंट्स बैंक रिकन्सिलिएशन के, ये सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड वीडियो है बैंक रिकन्सिलिएशन की। इसके पहले भी मैंने अपलोड की हुई है बैंक रिकन्सिलिएशन की जो वीडियोस हैं, वो भी आप देख लीजिए। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी वीडियोस मैंने काफ़ी सारी अपलोड की थी पहले भी और अभी भी। जीएसटी वाला टॉपिक के लिए भी मैसेजेस आए थे कि मैम जीएसटी के ऊपर भी, तो जीएसटी की मैंने इतनी सारी वीडियो पहले भी अपलोड की है, मैं फिर से अपलोड कर दूँगी एक बड़ी सी वीडियो बना के, तो वो आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्स वैसे भी आपके काफ़ी करीब हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए, हर टॉपिक की वीडियो हैं, ठीक है। बस आपको देखना है, उसको समझना है फुल। अगर आप उसको पूरी वीडियो को वॉच नहीं करोगे तो उसमें यही होगा कि आप आधा अधूरा समझ के चले जाओगे और उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो बीच में निकल जाएंगे, क्योंकि आपने तो वीडियो पूरी देखी ही नहीं है। जिसने पूरी देखी है उसको पूरा समझ में आ जाएगा, फिर उसको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक बार आपके एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर आप सारे क्वेश्चन समझ लोगे, करते चले जाओगे। लेकिन आप कभी यहाँ कभी वहाँ एक एक 2-2 मिनट देखते हो ना, उससे आपको क्लियर नहीं होगा और आप ऐसे ही भटके हुए से देखते, आपको नहीं क्लियर होंगे चैप्टर्स जब तक आप पूरा नहीं देखोगे। ये अकाउंट्स है, ठीक है, पूरा कैलकुलेशन पार्ट होता है इसके अंदर, ऐसे नहीं आता आपको समझ में जब तक आप पूरा नहीं समझते हो।
अधूरा समझोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आपको आपके कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होंगे। ट्वेल्थ में और ज़्यादा डिफिकल्ट है अकाउंटिंग, ये इजी नहीं है।